खाली है ना। लास्ट टाइम हमने इंटरसेप्टर्स पढ़े थे, कुछ एक्सेप्शन इंटरसेप्टर शायद मैंने बताया था। आर्किटेक्चर पूरा कंप्लीट कर दिया था और साथ में एक इंटरसेप्टर की वर्किंग बता दी थी। एक की वर्किंग पहले बताई जा चुकी थी आपको, परम्स की। कोई डाउट किसी को वहाँ तक? नॉर्मल प्रोसेस में लाइफ साइकिल कंप्लीट करने का रोल रहता है। जो मेथड है उसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। वो स्ट्रिंग रिटर्न टाइप इसलिए रखी गई है ताकि वो फ्लो बदल सके। अगर वो फ्लो नहीं बदलेगा तो भी उसे, ताकि वो फ्लो कंट्रोल कंप्लीट हो सके। अगर आप रिटर्न नहीं करेंगे तो क्या होगा? सर्वलेट एपीआई ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट सर्वलेट रेस्पॉन्स वगैरह आगे पढ़ेंगे हम। सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस में आएंगे तब आपके सवाल का जवाब मिलेगा। हमने कहा जो अभी तक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो? कोई सवाल नहीं है किसी के पास? हर एक इंटरसेप्टर को प्री प्रोसेसिंग नहीं करनी होती, प्रोसेसिंग भी करनी होती है। लास्ट टाइम हमने जो इंटरसेप्टर पढ़ा था, प्री प्रोसेसिंग कर रहा था कि पोस्ट प्रोसेसिंग कर रहा था, बताओ मुझे। जैसे ही वो इंटरसेप्टर इन्वोक होता है वो सिर्फ नेक्स्ट पार्टी को इन्वोक करा देता है। उसके बाद अगर कहीं कोई एक्सेप्शन आता है तो वो उसमें कैच होता है एंड देन वो अपना आगे का काम करता है। आगे बहुत सारे काम हो सकते हैं। मान लीजिए मुझे लॉग मेंटेन करना है, किस एक्शन के लिए कौन सी रिक्वेस्ट आई, कितनी रिक्वेस्ट आई, कहाँ से रिक्वेस्ट आई। रिक्वेस्ट से पहले करेंगे कि बाद में मेंटेन करेंगे? मेंटेन करेंगे तो आप बेकार में डिले कर रहे होंगे प्रोसेस, बॉडी तो रखना है आपको। एक नेक्स्ट इंटरसेप्टर की बात करते हैं पहले। execute and wait, takes EC and wait. In this interceptor to generate intermediate feedback, processing of a request more than normal time. More than normal time. Processing में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। नॉर्मली या तो ऐसी रिक्वेस्ट होती हैं जिनमें ज़्यादा डेटाबेस में कुछ सर्चिंग करनी पड़ती है, या जिसमें एक से ज़्यादा पार्टी इन्वॉल्व हो। जैसे अगर आप कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम 2 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, कई बार 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है। आपकी साइट है, उसमें आपने अपनी साइट पे यूजर से पेमेंट की डिटेल ली, कितना अमाउंट पे करना है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का क्या नंबर है, बाकी सारी चीजें। अब वो क्रेडिट कार्ड का नंबर सही है कि नहीं है वो आप वेरीफाई नहीं कर सकते। उसके लिए आप वो डेटा किसी पेमेंट गेटवे साइट पे ट्रांसफर करेंगे और वो पेमेंट गेटवे फिर बैंक की साइट पे ट्रांसफर करेगा। तो 3 पार्टी हो गई, आपकी साइट से गेटवे से। अब बैंक वाली साइड में प्रोसेसिंग होगी, उसका कोई रेस्पॉन्स पेमेंट गेटवे को मिलेगा, उसके बेस पे वो रेस्पॉन्स आपकी साइट को देगा, तो उसमें समय लगेगा। ऐसे में अगर यूजर को आप ये ना बताएं कि क्या चल रहा है, तो आज की डेट में लोगों के पास सबसे कम पेशेंस होता है। लोग बेचैन हो जाते हैं, उन्हें लगता है पता नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, वो दोबारा क्लिक करने लगते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी इस तरह का कोई ट्रांजेक्शन चल रहा होता है तो कोई एनिमेटेड इमेज दिखा दी जाती है या लिख दिया जाता है योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड। बैक बटन ना दबाएं या कोई नेक्स्ट बटन ना दबाएं, रिफ्रेश ना करें, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, वो दोबारा से फिर ट्रांजेक्शन इनिशिएट हो जाता है। तो वहां हमें इंटरमीडिएट फीडबैक की जरूरत पड़ती है। कई बार आपने देखा होगा जब आप जीमेल लोड करते हैं, आप लिखते हैं www.gmail.com, तो एक एनिमेटेड जिफ इमेज आ जाती है, थोड़े समय तक वो इमेज रहती है, उसके बाद फिर पेज आता है। इंटरमीडिएट फीडबैक है, जिस समय तक आपका वो पेज तैयार किया जा रहा है उसके बीच में आपको वो इमेज दिखा दी गई है। कई बार इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा अगर आपको इस तरह का इंटरमीडिएट फीडबैक जनरेट करना हो तो कैसे करेंगे। अगर हम अपना खुद का लॉजिक जनरेट करें तो बड़ा मुश्किल काम होगा। अब ये जो रिक्वायरमेंट है इंटरमीडिएट फीडबैक की, एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हर एक एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिक्वेस्ट में हमें जरूरत पड़ेगी इंटरमीडिएट फीडबैक की। अगर हम फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं, वो इंटरसेप्टर है एग्जीक्यूट एंड। नेक्स्ट लाइन से पहले अभी, this interceptor is not part of the default interceptor stack. In order to use it, need to be explicitly associated to an action. अभी तक के जो 2 इंटरसेप्टर आपको बताए गए थे वो डिफॉल्ट स्टैक का पार्ट थे, हमें उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना था। ये इंटरसेप्टर डिफॉल्ट इंटरसेप्टर स्टैक का पार्ट नहीं है, क्योंकि हर एक एक्शन को इंटरमीडिएट फीडबैक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर किसी एक्शन में इसकी रिक्वायरमेंट है तो एक्सप्लिसिटली इसका आप यूज करेंगे। अब यूज करने से पहले हमें इसकी वर्किंग समझ में आनी चाहिए। देखेंगे फॉलोइंग डायग्राम डिस्क्राइब्स द वर्किंग ऑफ दिस इंटरसेप्टर। डायग्राम से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। कोर जावा का कॉन्सेप्ट है जिससे आपको पता चलेगा कि ये इंटरसेप्टर कैसे काम करता है। आपको पता है जब भी आप सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, मान लीजिए हम जावा में वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हमारी वेब एप्लीकेशन में चाहे हम कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अल्टीमेटली सर्वलेट एपीआई का यूज करके वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है। जब भी सर्वर के पास रिक्वेस्ट आती है तो वो एक नया थ्रेड बनाता है, उस थ्रेड में सर्वलेट के ऊपर सर्विस मेथड कॉल कर देता है। मान लीजिए सर्वर ने ये एक्स मेथड कॉल किया, इससे हमने कोई वाई मेथड कॉल किया, इससे हमने कोई जेड मेथड कॉल किया।
जब तक ये सारे मेथड कंप्लीट नहीं हो जाते क्या सर्वर रेस्पॉन्स भेज सकता है वापस? नहीं भेज सकता। मान लीजिए ये हमारा सर्वर था, ये हमारा कंट्रोलर है जो कि एक फिल्टर है, सर्वलेट एपीआई का ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक थ्रेड से मेथड कॉल हुआ, उसने एक्शन इन्वोकेशन को कहा, एक्शन इन्वोकेशन ने एक्शन को कहा। अब इसकी प्रोसेसिंग में 5 मिनट लग रहे हैं। इसकी प्रोसेसिंग में 5 मिनट लगने का मतलब क्या है? एक्शन इन्वोकेशन की प्रोसेसिंग में भी 5 मिनट लग रहे हैं, एंड देन इसकी प्रोसेसिंग में भी 5 मिनट लग रहे हैं। रेस्पॉन्स कितनी देर बाद जाएगा? 5 मिनट बाद। सबकी अलग अलग 5 मिनट थोड़ी लग रहे हैं, चेन है, जितना टाइम ये लेगा उतना उतनी देर तक ये रुकेंगे, जैसे ये खत्म होगा सब वापस भेज देंगे। इन्हें अपना कुछ थोड़ी करना था एक्स्ट्रा, इसी का रेस्पॉन्स तो ये वापस भेज रहे हैं। हमें रेस्पॉन्स तुरंत चाहिए। अब ये 5 मिनट लगाता है तो भी हम तुरंत रेस्पॉन्स भेजना चाहते हैं, 50 मिनट लगाए तो भी हम रेस्पॉन्स तुरंत भेजना चाहते हैं। वो तुरंत रेस्पॉन्स तब जा सकते हैं जब हम इस थ्रेड को तुरंत कंप्लीट कर लें। एक मेथड में और एक थ्रेड में अंतर ये होता है, इस मेथड से मैं दूसरा मेथड कॉल करूं तो ये मेथड ब्लॉक हो जाता है, लेकिन अगर एक थ्रेड से मैं दूसरा थ्रेड स्टार्ट कर दूं, अब ये थ्रेड खत्म हो या ना हो, 1 घंटा लगाए या 2 घंटा लगाए, ये थ्रेड कंप्लीट हो सकता है। बात समझ आ रही है? बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, एक डायग्राम से समझते हैं। जो थ्रेड सर्वर स्टार्ट करता है प्रोसेसिंग के लिए, उस थ्रेड से हम एक नया थ्रेड स्टार्ट करा देते हैं, और उस थ्रेड में प्रोसेसिंग जो सर्वर ने थ्रेड स्टार्ट कराया था उससे रेस्पॉन्स वापस भिजवा देते हैं। वो रेस्पॉन्स होता है इंटरमीडिएट फीडबैक। क्लाइंट को कोई मैसेज दे दिया जाता है कि आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है। आपने देखा होगा जैसी रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है अपने आप पेज रिफ्रेश हो जाता है, आपको कहीं क्लिक नहीं करना पड़ता। उसके लिए यहाँ पर कुछ मेटा टैग्स यूज की जाती हैं, स्पेसिफाइड टाइम के बाद दोबारा से उसी एक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेज देती है। एक्शन में फिर चेक कर लिया जाता है कि वो प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। अगर प्रोसेस नहीं होता है तो वापस वही फीडबैक रहने दिया जाता है, नया जो पेज है वो जनरेट कर दिया जाता है। ऐसे ये हमारा एक्शन इन्वोकेशन है। अब डायग्राम को छोटा रखने के लिए हमने यहाँ पर दिखाया है कि यूजर ने रिक्वेस्ट सीधे एक्शन इन्वोकेशन के पास भेजी है। इतना अब आप जानते हैं, सीधे रिक्वेस्ट एक्शन इन्वोकेशन के पास नहीं आएगी, रिक्वेस्ट पहले कंट्रोलर के पास जाएगी, कंट्रोलर से फिर पूरा जो बताया गया था वहां होते हुए यहाँ तक आएगी। अब वो हम चीज पहले बता चुके हैं, इसलिए हम सिर्फ यहाँ से आगे शुरू कर रहे हैं। ये डायग्राम आपको इस इंटरसेप्टर की वर्किंग समझाता है। एक बार डायग्राम को देखते हैं। पहली बार जब यूजर एक्शन के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा, एक्शन इन्वोकेशन के पास जब कंट्रोल आएगा रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए, वो इंटरसेप्टर इसको इन्वोक करेगा। अगर हमने अपने एक्शन के साथ इस इंटरसेप्टर को एसोसिएट किया हुआ तो ये इंटरसेप्टर भी इन्वोक किया जाएगा। जैसे ये इंटरसेप्टर इन्वोक होगा, ये एक नया थ्रेड स्टार्ट करेगा और उस थ्रेड से एक्शन को इन्वोक करा देगा। बिना उस थ्रेड के कंप्लीशन की वेट किए ये अपनी तरफ से एक स्ट्रिंग रिटर्न करा देगा। वेट, यहां पर दो चीज नहीं हो रही है। अभी तक आपको बताया गया था कि एक्शन को एक्शन इन्वोकेशन इन्वोक कराता है। अब यहां पर आपको बताया जा रहा है कि एक इंटरसेप्टर एक्शन को इन्वोक करवा रहा है। एक्शन इन्वोकेशन का कोई रोल नहीं है। अब एक्शन इन्वोकेशन ने इस इंटरसेप्टर को इन्वोक कराया, इसने एक नया थ्रेड स्टार्ट करके उस थ्रेड से एक्शन को इन्वोक करवाया। आपको बताया गया था जैसी एक्शन इन्वोकेशन के पास कोई स्ट्रिंग आती है पहली बार, वो क्या करता है? वो रिजल्ट को इन्वोक कराता है। ये रिजल्ट को इन्वोक कराएगा। यहां से इसने एक स्पेशल स्ट्रिंग भेजी है वेट। जैसे लास्ट टाइम हम एक्सेप्शन के साथ कोई स्ट्रिंग एसोसिएट कर रहे थे, ऐसे यहां पर भी हम कोई स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के साथ कोई पेज एसोसिएट करेंगे, वो पेज इन्वोक किया जाएगा। उस पेज में हमने यूजर को जो भी एनिमेटेड इमेज दिखानी होगी या कोई मैसेज देना होगा कि आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है, वो मैसेज देंगे। साथ में यहां पर एक स्पेशल काम किया जाएगा, यहां से जो पेज जनरेट होगा उसमें HTTP मेटा रिफ्रेश टैग लगी होगी। यूजर को मेटा टैग नहीं दिखती है, उनसे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मेटा टैग में हमने कोई टाइम दे के रखा होगा, 2 सेकंड 5 सेकंड, जितना हमें लगता होगा कि जितनी देर में हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी। जैसे ही वो टाइम कंप्लीट होगा उतने टाइम के बाद ये मेटा टैग उसी एक्शन के लिए दोबारा से रिक्वेस्ट भेज देंगी। अब दोबारा से रिक्वेस्ट भेजेंगी तो फिर कंट्रोल एक्शन इन्वोकेशन के पास आएगा। एक्शन इन्वोकेशन अगर इस एक्शन के लिए रिक्वेस्ट आई है दोबारा से इस इंटरसेप्टर को इन्वोक करेगा।
अब ये जो इंटरसेप्टर है ये अपनी स्टेट मेंटेन करके रखता है, इसे पता है इस यूजर से इस एक्शन के लिए ये दूसरी बार रिक्वेस्ट आई है। दूसरी बार रिक्वेस्ट आने का क्या मतलब है, पहली बार उसने कोई प्रोसेसिंग स्टार्ट कराई होगी, अब ये चेक करने की बारी है कि वो प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। तो इसने जो लास्ट टाइम थ्रेड स्टार्ट किया था, ये अब उस थ्रेड की स्टेट चेक करेगा। दो काम हो सकते हैं, या तो वो थ्रेड कंप्लीट हो गया हो या अभी बचा हुआ हो। अगर थ्रेड कंप्लीट हो गया इसका मतलब क्या है, एक्शन कंप्लीट हो गया। अगर एक्शन कंप्लीट हुआ होगा तो उसने कोई स्ट्रिंग रिटर्न की होगी, वो स्ट्रिंग ये वापस कर देगा। अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो ये वेट रिटर्न कर देगा, यानी कि तो हर हाल में एक स्ट्रिंग आएगी। अगर इस जैसे ही से स्ट्रिंग मिलेगी ये फिर रिजल्ट को इन्वोक करेगा। अगर उसने वेट रिटर्न किया होगा तो दोबारा से ये पेज जनरेट होगा, फिर फीडबैक पेज आएगा। जब तक वेट आता रहेगा यूजर को यही पेज दिखता रहेगा। कभी ना कभी एक्शन कंप्लीट होगा, दूसरी स्ट्रिंग आएगी, उस स्ट्रिंग के साथ जो हमने पेज मैप करके रखा होगा अब की बार वो इन्वोक होगा। इसका पर्पस होगा एक्शन का रिजल्ट एंड यूजर को दिखाना। व्यू कंपोनेंट मैप्ड टू वेट इज इन्वोक्ड। आप बताओ क्या होना चाहिए। अगर आप इसे पहले रख देंगे तो इसके बाद कोई इंटरसेप्टर इन्वोक ही नहीं होगा, क्योंकि ये सीधे एक्शन को इन्वोक करा देगा। इसे किसने इन्वोक किया है, दूसरा इंटरसेप्टर किसी इंटरसेप्टर को डायरेक्ट इन्वोक करता है या एक्शन इन्वोकेशन से इन्वोक कराता है। तो अगर ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग तो पहले वो किसके पास जाएगी, एक्शन इन्वोकेशन के पास। पहली बार जब स्ट्रिंग आएगी तो वो क्या करेगा, सारी चीज डिटेल में एक्सप्लेन की गई है आपको। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो तो मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। वहां देखो क्या लिखा हुआ है, अगली बार यहाँ मत बैठना। इससे क्या मतलब है, दूसरा कुएं में गिरेगा तो आप भी गिरोगे। ये आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सबको बता रहा हूँ। कम से कम ये 2 रो छोड़ के बैठो। अब पीछे वो देखो, उन्हें हाइट आपके पीछे, उन्हें तो दिख ही नहीं रहा होगा कुछ। अब आप सोचो आपकी हाइट बड़ी है, वो तो देखो मुझे दिख भी नहीं रही है, कोई पीछे बैठी है जाके। ये रिजर्व इसलिए किया गया क्योंकि वो हाइट कम रहती है लड़कियों की। हंसने की बात नहीं है, फैक्ट है। अब उन्हें पीछे बिठा देंगे क्या दिखेगा उन्हें। ये विंडो खोल लेना दो, ये विंडो खोल दो, इसके पीछे वाली विंडो खोल दो, इसके पीछे विंडो है उसे खोल दो, बाहर खुली हुई है पूरी खोल दो। अब ये विंडो खोल दो, हो गया। नोट कर रहा है कोई अभी, हो गया। लिखेंगे अभी थोड़ा सा। फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, following steps are required to use this interceptor. A view component is defined to generate intermediate feedback. exec and wait, exec and wait means execute and wait. Interceptor is explicitly associated to the action. full stop के बाद लिखेंगे, if other interceptors are to be associated to the action, then they must be placed before execute and wait. A result entry is added to the action for the string wait, through which view component created in the first step, view component created in the first step is mapped to wait, is mapped to wait. 3 स्टेप आपको लिखा है। पहले स्टेप में आप ये व्यू कंपोनेंट जनरेट करेंगे जो इंटरमीडिएट फीडबैक जनरेट करेगा। उसके बाद आप अपने एक्शन के साथ एग्जीक्यूट एंड वेट और बाकी इंटरसेप्टर्स को एसोसिएट करेंगे। ये सब आपको एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जीक्यूट एंड वेट डिफॉल्ट इंटरसेप्टर का पार्ट नहीं है। अगर आपने इसे एक्सप्लिसिटली जोड़ दिया तो फिर डिफॉल्ट स्टैक नहीं चलेगा आपके एक्शन के साथ। कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू तब अप्लाई होती है जब हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू ना दें। अगर मैंने अपने एक्शन के साथ कोई एक्सप्लिसिटली इंटरसेप्टर जोड़ दिया और फिर मैं ये मान लूँ कि ये चलेगा और साथ में डिफॉल्ट वाले भी चलेंगे तो नहीं चलेगा। मीन्स अब मुझे अगर परम्स या एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है तो वो भी मुझे अलग से जोड़ने पड़ेंगे, फिर मुझे उनके ऑर्डर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे इस डायग्राम से पता चल रहा है कि ये इंटरसेप्टर सीधे एक्शन को इन्वोक कराता है, तो ये सबसे बाद में रखना पड़ेगा। तीसरे स्टेप में मैं अपने एक्शन के साथ एक रिजल्ट एंट्री एक्स्ट्रा ऐड करूंगा जो मुझे नॉर्मली करनी होती है। नॉर्मली मैं कौन सी एंट्री करूंगा, उस स्ट्रिंग की एंट्री करूंगा जो एक्शन से वापस आएगी। अब मुझे उसके साथ साथ एक वेट के लिए भी एंट्री करनी पड़ेगी। उस वेट से मैं इस जेएसपी को जोड़ूंगा।
अब जब वेट आएगा तो ये JSP चलेगा, नॉर्मल स्ट्रिंग आएगी तो वो JSP चलेगा। अगर हम इतना काम कर लेते हैं तो हम अपने एक्शन से इंटरमीडिएट फीडबैक जनरेट कर सकते हैं। अब ये काम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो आपको बात समझ में आएगी। यही था, ये हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई थी। ये हमने एक एडिशनल फॉर्म इसके साथ जोड़ दिया। इसके साथ हमने एक्सेप्शन इंटरसेप्टर जोड़ा हुआ था, उसके साथ साथ यहाँ पर हमने एक फॉर्म जोड़ा जिसके थ्रू हम एक मैसेज देंगे। ये मैंने जानबूझ के जोड़ा है ताकि मैं इसके साथ एक दूसरा इंटरसेप्टर टेस्ट करके आपको दिखा सकूं। ये वैल्यू मुझे एक्शन तक अगर पहुंचानी है तो किस इंटरसेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी? परम्स की। और मुझे इंटरमीडिएट फीडबैक दिखाना है, इसका मतलब एग्जीक्यूट एंड वेट, 2 इंटरसेप्टर की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अब एक एक्शन डिफाइन कर देते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। क्लास का नाम हमने अलग रख दिया, डेटा मेंबर लिया, गेटर सेटर मेथड बनाए, साथ में एग्जीक्यूट मेथड डिफाइन किया। अब हमें ये दिखाना है कि हमारी प्रोसेसिंग में थोड़ा समय लग रहा है। अब इसमें अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हमें सिर्फ ये दिखाना है कि अगर समय लगे तो फीडबैक कैसे जनरेट करना है। उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा 8 सेकंड के लिए हम इस थ्रेड को सस्पेंड करा देंगे, जिससे भी ये मेथड इन्वोक होगा। उसके बाद रिटर्न कराएंगे यहाँ से। जैसे ही ये मेथड इन्वोक होगा 8 सेकंड तक कुछ भी नहीं होगा। ये हमारा एक्शन हो गया। अब इसके रिजल्ट के लिए पहले मैं एक पेज बना देता हूँ, था रिजल्ट, इसी से हमारा काम चल जाएगा। ये हटा देते हैं इसमें से, केवल हम यहाँ प्रिंट कराएंगे ये मैसेज है और index.jsp दोबारा से डिस्प्ले करा देंगे। ये हो गया हमारा रिजल्ट। अब हमें एक फीडबैक पेज चाहिए। ये हमने एक JSP पेज बनाया, इसमें ये मैटा रिफ्रेश टैग लगाए। इस रिफ्रेश टैग में 2 चीज़ बतानी होती है, टाइम, साथ में URL। पहले टाइम, उसके बाद URL। हमने URL कुछ नहीं बताया, इसका मतलब करंट एक्शन के लिए ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा। इसका टाइटल हमने रख दिया प्रोसेसिंग। अब मुझे यहाँ पर एक मैसेज और कोई इमेज दिखानी है। पहले हमने यहाँ पर एक मैसेज लिखा, वेट रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसेस्ड। अब मैं चाहता हूँ इसके साथ साथ कोई एनिमेटेड इमेज भी दिखे। यहाँ पर हमारे पास एक एनिमेटेड इमेज है, हम चाहते हैं पेज पे ये इमेज आ जाए। अब आपके पास कोई भी जिफ एनिमेटेड इमेज हो सकती है, नहीं तो गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसे मैंने कॉपी किया, अपने प्रोजेक्ट में रख लिया। वेब कंटेंट के अंदर हमने एक नया फोल्डर बनाया, इसे नाम दे दिया लेट्स से IMG। कोई भी नाम दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें वो इमेज पेस्ट कर ली processing.jf। अब मुझे यहाँ पर एक इमेज लगानी है, अल्टरनेटिव में लिख दिया mg/। ये हमारा फीडबैक पेज हो गया। ऊपर ये मैसेज आएगा बोल्ड में, नीचे इमेज आएगी। अब हमें जो 3 स्टेप थे उनमें से कौन सा स्टेप कंप्लीट किया? अभी हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया। केवल एक्स्ट्रा स्टेप लिखाए गए थे। एक्शन पहले की तरह से बनाना है, रिजल्ट आपको पहले की तरह से बनाने हैं। पहला स्टेप था इंटरमीडिएट फीडबैक पेज बनाना, वो हमने बना दिया। दूसरा स्टेप था अब struts.xml में आप अपने एक्शन की एंट्री करेंगे। यहाँ पर हमने रखा था, लेट्स से इसे स्लो कर देते हैं, स्लो एक्शन की जगह। अगर स्लो नाम से रिक्वेस्ट आती है, लेजी एक्शन को इन्वोक कराना है। लेजी एक्शन से अगर सक्सेस आता है तो result.jsp को इन्वोक कराना है, और वेट आता है तो feedback.jsp को इन्वोक कराना है। सक्सेस कौन रिटर्न करेगा? एक्शन। वेट कौन रिटर्न करेगा? एग्जीक्यूट एंड वेट इंटरसेप्टर। क्या हमारे एक्शन के साथ अभी वो इंटरसेप्टर एसोसिएटेड है? एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि वो इंटरसेप्टर डिफ़ॉल्ट स्टैक का पार्ट नहीं है। आपको बताया गया था struts to core jar फाइल के अंदर struts-default नाम की XML फाइल है। इसके अंदर सारे इंटरसेप्टर और स्टैक डिफाइन किए गए हैं। ये डिफ़ॉल्ट स्टैक है। ध्यान से देखिएगा, क्या कहीं इसमें एग्जीक्यूट एंड वेट है? एक्सेप्शन से शुरू होता है, वर्क फ्लो पे ये खत्म होता है। अब हमें अपने एक्शन के साथ इंटरसेप्टर्स कुछ एसोसिएट करने हैं। सबसे पहले हमें कौन सा एसोसिएट करना पड़ेगा? परम्स की हमें ज़रूरत है। कितने इंटरसेप्टर जोड़ दिए हमने? पहले परम्स चलेगा, फिर एग्जीक्यूट एंड वेट चलेगा। सारे स्टेप कंप्लीट हो गए।
अब हम अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करके देख सकते हैं। एग्जीक्यूट एंड वेट डेमो, इससे क्या जाएंगे तो जो लास्ट टाइम वाला हमने इंटरसेप्टर था वो चलेगा। यहाँ पर हमने कुछ लिख दिया, लेट से ये वैल्यू अगर हमें रिजल्ट में मिल गए, इसका मतलब परम्स इंटरसेप्टर चला है। इमेज आ गई, इसका मतलब एग्जीक्यूट एंड वेट इंटरसेप्टर चला है। T4 लोकल होस्ट प्रोसेसिंग नहीं आया। थर्ड स्टेप ये रहा, फीडबैक डॉट जेएसपी के लिए हमने एक एंट्री की हुई है। फर्स्ट स्टेप ये है, सेकेंड स्टेप ये है, इंटरसेप्टर रेफरेंस। वो देखते हैं क्या प्रॉब्लम थी। कितने भी फॉर्म हो सकते हैं एक एक्शन में, जैसे बहुत बार चीज़ें दिखाता है दोबारा वही। अब 4 सेकंड बाद यहाँ पर देखिएगा दोबारा से, जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो यहाँ पर प्रोसेसिंग आती है। अब वो लोकल सर्वर है इसलिए प्रोसेसिंग पता नहीं चलती। जब रिमोट सर्वर पे होगा तो यहाँ पता चलेगा रिक्वेस्ट गई, रेस्पॉन्स आया। वास्तव में 3 बार रिक्वेस्ट गई है। एक पहली बार रिक्वेस्ट भेजी जिससे फीडबैक पेज आया, उससे 4 सेकंड बाद दोबारा रिक्वेस्ट गई, फिर वही फीडबैक आया। तीसरी बार जब रिक्वेस्ट गई तो हमने 8 सेकंड के लिए वेट कराया हुआ था, रिक्वेस्ट 5-5 सेकंड बाद हम भेज रहे हैं, तो तीसरी रिक्वेस्ट 10 सेकंड बाद गई, तब तक हमारा एक्शन प्रोसेस हो चुका था। तो हमारा मैसेज आ गया वापस और ये index.jsp की कंटेंट आ गया। बात समझ आ रही है? नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। केवल इतने वाला पार्ट, ये फॉर्म हमने यूज़ किया है, वो पुराना फॉर्म है, हो गया। केवल एग्जीक्यूट मेथड तो नोट करेंगे, आगे आपको पता है गेटर सेटर होंगे। मेन चीज़ है इसमें ये टैग, बाकी तो आप इमेज लगाएं ना लगाएं वो आपका हेडेक है। मैटर रिफ्रेश टैग होनी चाहिए जिसमें कोई टाइम देंगे, URL नहीं देंगे अगर करंट एक्शन के लिए रिक्वेस्ट सेंड करनी है। हमने लिखा हुआ अपने हिसाब से, हमारे पास processing.zip है। अगर आप इसे एज इट इज़ नोट करेंगे तो फिर आपके पास इस नाम की कोई फाइल होनी चाहिए, तब ये चीज़ चलेगी। पहले टाइम इन सेकेंड्स हो गया, बाकी का सारा काम यहाँ से किया गया है। हो गया। यहाँ तक आपको एक और इंटरसेप्टर की वर्किंग पता चल गई। लाइट ऑन करेंगे, फोर्थ इंटरसेप्टर लिखेंगे, सर्वलेट कॉन्फ़िग। This interceptor is responsible for providing following servlet API objects to the action. लिखेंगे servlet request, second servlet response, third servlet context, map of session attributes। जो एक्शन है वो एक सिंपल कोर जावा की क्लास है, लेकिन वो एक वेब एप्लीकेशन का पार्ट है। अगर हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, कभी ना कभी हमें रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स, कॉन्टेक्स्ट और सेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एट्रीब्यूट्स स्टोर करने के लिए या एट्रीब्यूट फैच करने के लिए। आपको आपके एक्शन में अगर इनकी ज़रूरत है तो आपको इंटरसेप्टर दिए गए हैं, जिससे आप कहेंगे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है प्रोसेसिंग के दौरान, तो आपको ये चीज़ अवेलेबल कराएगा। ये इंटरसेप्टर उस चीज़ के लिए आपको दिया गया है। दिस इंटरसेप्टर is part of default interceptor stack. It does not provide its services to all the actions by default. इस इंटरसेप्टर को डिफॉल्ट स्टैक में रखा गया है, लेकिन डिफॉल्ट स्टैक आपके हर एक एक्शन के साथ एसोसिएटेड हो जाता है जिसके साथ आप अपनी तरफ से कोई इंटरसेप्टर एसोसिएट नहीं करते। ये उन सबको अपनी सर्विस अवेलेबल नहीं कराएगा। कारण ये है, हर एक एक्शन में आपको ये रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स, सेशन, एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास कोई मार्कर होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए, कोई पहचान होनी चाहिए जो हम इस इंटरसेप्टर को बता सकें कि इस एक्शन को आपकी ज़रूरत है, इसे ये काम करना, बाकी के साथ मत करना। मार्कर कैसे मिल सकता है? या तो अगर हम एनोटेशन, अगर आपने पढ़ी हो तो हम अपने क्लास के साथ कोई एनोटेशन लगा दें, उसे पता चल जाएगा, या फिर अपनी क्लास में कोई इंटरफेस इंप्लीमेंट कर लें, उससे पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ इंटरफेस दिए गए हैं। In order to avail the services of this interceptor, an action need to implement one or all of the following interfaces. Servlet request aware. This interface
is implemented when servlet request object is required by the action. Servlet request object is required by the action. It provides following method. इस इंटरफेस को अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आप अपनी क्लास में ये मेथड डिफाइन करेंगे सेट सर्वलेट रिक्वेस्ट। इस मेथड को इंटरसेप्टर कॉल करेगा और इस मेथड को कॉल करके वो आपको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट अवेलेबल करा देगा। सेकंड लिखेंगे सर्वलेट रेस्पॉन्स अवेयर। कई बार आपको अपने एक्शन में रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली वहाँ ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर आप खुद रेस्पॉन्स जनरेट करना चाहते हो, किसी जेएसपी की हेल्प ना लेना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अजेक्स का यूज़ कर रहे हैं तो अजेक्स में पूरा पेज हमें नहीं भेजना होता है, बल्कि मेन कंटेंट भेजना होता है। अब एक्शन के पास कुछ कंटेंट है वो हम एज इट इज़ वापस भेजना चाहते हैं, तो उस केस में हम रेस्पॉन्स की आउटपुट स्ट्रीम में सीधे राइट कर देंगे, कंटेंट टाइप बदल के कुछ और कर देंगे। जेसन में भेज रहे हैं तो जेसन के अकॉर्डिंग, एक्सएमएल में भेज रहे हैं तो एक्सएमएल के अकॉर्डिंग, तो वहाँ इसकी ज़रूरत है। क्या लिखा आप लोगों ने? दिस इंटरफेस इज रिक्वायर्ड is implemented by the action when servlet response object is required. It provides following method. Servlet context aware. This interface is implemented by the action when servlet context object is required. Fourth लिखेंगे session aware. This interface is implemented. Session object is required. It provides following method. 3 के केस में आपको सीधे सर्वलेट एपीआई ऑब्जेक्ट मिलेंगे, 4th के केस में आपको एक मैप मिलेगा। ये मैप सेशन के साथ सिंक्रोनाइज्ड होगा। मीन्स अगर आप इसमें कुछ ऐड करेंगे तो सेशन में ऐड हो जाएगा, यहाँ से कुछ रिमूव करेंगे तो सेशन से रिमूव हो जाएगा। डायरेक्ट सेशन ऑब्जेक्ट आपको अवेलेबल नहीं कराया जाता है, कारण उसे फ्रेमवर्क मैनेज करता है। अब ये 4 इंटरफेस हैं, चारों के मैथड आपको बताए गए हैं। जो ऑब्जेक्ट आपको रिक्वायर्ड हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप इंटरफेस इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या सवाल पूछा था आपने स्टार्टिंग में? सर्वलेट एक्शन कॉन्टेक्स्ट क्लास आपने बताई थी, तो एक ही काम करने के लिए 2 चीज़ क्यों है, आपको कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए, ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। लास्ट टाइम अगर आप देखें तो जब मैंने अपना इंटरसेप्टर बनवाया था तो मुझे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ी थी। जब मैंने अपना रिजल्ट बनवाया तो भी मुझे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ी। तब मैंने ये कहीं ऐसा नहीं बताया, मैंने आपको एक यूटिलिटी क्लास बताई थी सर्वलेट एक्शन कॉन्टेक्स्ट, जिसके पास स्टैटिक मेथड थे, गेट रिक्वेस्ट गेट रेस्पॉन्स वगैरह, वो मैंने यूज़ कर लिए थे। अब सवाल आता है जब हमारे पास यूटिलिटी क्लास है उसमें स्टैटिक मेथड है, हम उनका यूज़ कर सकते हैं, फिर आपको ये इंटरसेप्टर क्यों दिए गए हैं और क्यों ये इंटरफेस दिए गए हैं? आंसर है ये जो इंटरसेप्टर है ये फ्रेमवर्क का स्टैंडर्ड एपीआई का पार्ट है। स्टैंडर्ड एपीआई मतलब जो एंड यूज़र को एक्सपोज की गई है। जो वो सर्वलेट एक्शन कॉन्टेक्स्ट क्लास है वो प्रोग्रामर एपीआई का पार्ट है, वो एंड यूज़र के लिए नहीं है। स्टैंडर्ड एपीआई में आपको गारंटी दी जाती है कि वो नहीं बदलेगी, प्रोग्रामर एपीआई में आपको गारंटी नहीं दी जाती क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। आज वो इंटरनली जो ऑब्जेक्ट है उन्हें सर्वलेट एक्शन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू फैच कर रहे हैं, फ्यूचर में वो कोई दूसरी क्लास बना सकते हैं उस काम के लिए, और वो आपको नहीं बताएंगे उस केस में कि हमने दूसरी क्लास बना ली। प्रोग्रामर के लिए है, प्रोग्रामर्स को नोटिफाई कर देंगे, वो उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें बदल लेंगे। आपके लिए बाहर की चीज़ हमेशा सेम रहेगी। इसलिए आपको अपने कोड में जहाँ कहीं भी सर्वलेट एपीआई की ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत हो इस इंटरसेप्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कराएं। फ्रेमवर्क आपको गारंटी देता है ये इंटरसेप्टर को कभी नहीं बदलेंगे, ये इंटरफेस वो कभी नहीं बदलेंगे। इंटरसेप्टर की वर्किंग देखते हैं। फॉलोइंग डायग्राम डिस्क्राइब्स द वर्किंग ऑफ दिस इंटरसेप्टर। बहुत सिंपल सी वर्किंग है। डिफॉल्ट स्टैक का ये इंटरसेप्टर पार्ट है। आपने अपने एक्शन के साथ अगर कोई एक्सप्लिसिटली इंटरसेप्टर नहीं जोड़ा हुआ ये इंटरसेप्टर इन्वोक होगा, ये देखेगा आपके एक्शन ने जो 4 आपको अवेयर इंटरफेस बताए हैं उनमें से अगर कोई भी अवेयर इंटरफेस इंप्लीमेंट किया होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग सेटर मेथड कॉल करके उस मेथड के पैरामीटर में ऑब्जेक्ट जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने सर्वलेट रिक्वेस्ट अवेयर इंटरफेस इंप्लीमेंट किया है सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाएगा। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट अवेयर किया है तो कॉन्टेक्स्ट, सर्वलेट रेस्पॉन्स अवेयर किया है तो रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। अब फिर आप उसे एक्शन में यूज कर सकते हैं। देखते हैं एक बार। एक छोटी सी एप्लीकेशन के थ्रू मैं सेशन और कॉन्टेक्स्ट दोनों का यूज़ करके दिखाऊंगा
ये हमने एक होम पेज बनाया है, इससे यूज़र से हम लेंथ एंड ब्रेथ लेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसे सेशन में स्टोर करा देंगे। अलग अलग लोग अपनी अलग अलग डायमेंशन के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल क्रिएट करा सकते हैं। जैसे ही कोई यूज़र रेक्टेंगल क्रिएट करेगा, हम उसके रेक्टेंगल की डायमेंशन डिस्प्ले कराएंगे, साथ में उसे ऑप्शन देंगे एरिया कैलकुलेट करने का, और नीचे दिखाएंगे कि वो यूज़र नंबर कौन सा है या विजिटर नंबर कौन सा है। बहुत सारी वेबसाइट में आप देखते हैं कि ये विजिटर नंबर आप 1 लाख हैं, 10 लाख हो गए, 50 लाख हो गए, तो वो कॉन्टेक्स्ट में रखना होता है। तो उसके थ्रू हम कॉन्टेक्स्ट को मैनेज कर लेंगे, और अलग अलग यूज़र के रेक्टेंगल अलग अलग मैनेज हो जाए उसके लिए हम सेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने और फोल्डर बना लेते हैं। ये हमने एक मॉडल क्लास बनाई जिसमें प्राइवेट डेटा मेंबर है, इंटीजर टाइप के हैं। रिक्वेस्ट से जब पैरामीटर की वैल्यू आती है तो वो एज ए स्ट्रिंग आती है। अब हम कहीं टाइप कन्वर्जन नहीं करेंगे, एक इंटरसेप्टर कन्वर्जन करेगा, दूसरा वैल्यू सेट करेगा। अब हमने यहाँ पर कुछ एक्शंस बनाने हैं। हमारी एप्लीकेशन में यूज़र का एंट्री पॉइंट जो है वो ये एक्शन है। इस एक्शन में हमने 2 इंटरफेस इंप्लीमेंट करा है, सेशन अवेयर, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट अवेयर। इससे हमें सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, इससे हमें सेशन मैप मिल जाएगा। अब हमारे पास अपने खुद के डेटा मेंबर होने चाहिए। इंटरसेप्टर इस मेथड को कॉल करके हमें सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस देगा, उसे हम अपने लोकल वेरिएबल में सेव करा लेंगे। लोकल वेरिएबल में सेव करने का मतलब बाद में किसी भी मेथड में इसका यूज़ किया जा सकता है। सेम वे में यहाँ पर हम इसमें अभी हम क्या रखने वाले हैं, ठीक है जी, 2 मेथड हमने डिफाइन किए। अब हमें यहाँ पर एक डेटा मेंबर लिया रेक्ट, ये हमारी अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसके लिए गेटर सेटर मेथड डिफाइन करेंगे। अब हमें एग्जीक्यूट मेथड डिफाइन करना है। सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ ये एक्शन पहली बार इन्वोक हुआ है कि उससे पहले इन्वोक हो चुका है। अगर ये पहली बार इन्वोक होगा तो कॉन्टेक्स्ट में कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर पहली बार इन्वोक हो चुका होगा, कॉन्टेक्स्ट में काउंटर नाम का कोई एट्रीब्यूट होगा, ये मान के चलते हैं। हमने यहाँ पर लेट्स से यूज़र काउंट ले लिया। अब अगर हमारा ये एक्शन पहली बार इन्वोक हो रहा है, क्या कॉन्टेक्स्ट में कोई एट्रीब्यूट मिलेगा? अगर काउंटर की वैल्यू नल है, हम यहाँ पर यूज़र काउंट नाम से एक वैल्यू सेट कर देंगे, फर्स्ट यूज़र है। अदरवाइज जो काउंटर है उसे इंक्रीज़ करेंगे, ऑटो अनबॉक्सिंग होके ये बढ़ जाएगा अपने आप, वापस उसे सेट कर देंगे। ये तो हमारा कॉन्टेक्स्ट वाला काम हो गया। ये जो रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट हमें मिला है, इसमें वैल्यू अपने आप सेट हो जाएंगी परम्स इंटरसेप्टर की वजह से। गेटर सेटर मेथड पूरा ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को हमें सेशन में सेव कराना है। हमारे पास smap नाम का एट्रीब्यूट था, यहाँ पर अब हम इसमें लिखेंगे myRect नाम से। ये हमने अपना ऑब्जेक्ट सेशन में सेव करा दिया। सेशन में सेव करने का मतलब हम किसी भी दूसरे एक्शन में अब इसे फैच करा सकते हैं। अब हमने यहाँ से एक स्ट्रिंग रिटर्न कराई, सारा काम हमारा। यहाँ से जब ये स्ट्रिंग जाएगी तो अब आगे का इंटरफेस देखते हैं। आगे का इंटरफेस क्या होना चाहिए। एक जेएसपी हमने बनाया रेक्ट क्रिएटेड नाम से। इसमें हमने लिखा ये हमारा एक्शन है, ये वैल्यू स्टैक में पुश होगा। इसके अंदर रेक्ट नाम का ऑब्जेक्ट है जिसके पास लेंथ नाम की प्रॉपर्टी है। जेएसपी में इसे कैसे रेफर कर सकते हैं? लेंथ नहीं लिख सकते। बात समझ आ रही है? क्योंकि लेंथ एक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है। जो एक्शन की प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्ट फैच की जा सकती है, क्योंकि एक्शन वैल्यू स्टैक में पुश होता है। यहाँ पर हमने एक हाइपरलिंक रख दिया व्यू एरिया के लिए। अब साथ में हम दिखाना चाहते हैं कि आप यूज़र नंबर कितने थे। ये कहाँ रखा होगा हमने? कॉन्टेक्स्ट में। जो चीज़ कॉन्टेक्स्ट में रखी हुई है वो जेएसपी में हमें कैसे मिलेगी? आपको बताया गया था हमारे पास एक्शन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसमें वैल्यू स्टैक के साथ साथ परम्स, रिक्वेस्ट, सेशन, एप्लीकेशन और ATTR नाम के ऑब्जेक्ट हैं। हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे वैल्यू स्टैक की प्रॉपर्टी को डायरेक्ट रेफर किया जा सकता है। किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हैश ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टी का नाम, क्या नाम रखा था हमने? यूज़र काउंट। ठीक है, ये हमारा हो गया रेस्पॉन्स पेज, नाम है इसका रेक्ट क्रिएटेड। अब ये पेज आएगा तो इस पे फिर एक हाइपरलिंक मिलेगा। यूज़र इस हाइपरलिंक पे क्लिक करेगा तो रिक्वेस्ट एरिया नाम के एक्शन के पास जाएगी। वो भी कंप्लीट कर देते हैं एक बार, टोटल को एक साथ टेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने व्यू एरिया एक्शन नाम से एक क्लास बनाई। अब जो एरिया है वो हमें एग्जिस्टिंग रेक्टेंगल का दिखाना है। एग्जिस्टिंग रेक्टेंगल हमारे पास
सेशन में रखा हुआ है। ये सब कुछ हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर एक डेटा मेंबर ले लिया, रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट का एरिया कैलकुलेट किया, इस प्राइवेट डेटा मेंबर में रख दिया। इसके लिए गेटर मेथड बनवा देते हैं। सेटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू हम खुद सेट कर रहे हैं, किसी इंटरसेप्टर से हमें सेट नहीं कराना। अब JSP में अगर मुझे एरिया डिस्प्ले कराना है तो कहाँ से मिल जाएगा? वैल्यू स्टैक से मिल जाएगा। एक JSP बना देते हैं। एक्शन के बाद सीधे एरिया नाम की प्रॉपर्टी है। ये विजिटर नंबर एज इट इज़ रहने दिया, ये हर पेज में नीचे आता रहेगा। यहाँ पर एक हाइपरलिंक डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। इससे रिक्वेस्ट भेजेंगे हम एग्जिट पे, जिससे हम सेशन को डिस्ट्रॉय कराएंगे। अब इसके लिए कोई एक्शन होना चाहिए। यहाँ पर हमने सेशन वाला इंटरफेस इम्प्लीमेंट कराया। यहाँ से जो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है वो वास्तव में सेशन मैप टाइप का होता है, जिसे पेरेंट इंटरफेस के नाम से आपको अवेलेबल कराया जाता है। सेशन मैप इंटरफेस के अंदर इनवैलिडेट नाम का मेथड है जो एसोसिएटेड सेशन को इनवैलिडेट करा देगा। मैप के पास ऐसा कोई मेथड नहीं होता, इसलिए मुझे यहाँ पर टाइप कास्ट करना पड़ा। मैप को टाइप कास्ट किया, इनवैलिडेट मेथड कॉल किया, सक्सेस रिटर्न करा दिया। अब यहाँ से सक्सेस रिटर्न करा रहे हैं तो एक और JSP होना चाहिए। एक मैसेज डिस्प्ले कराया, दोबारा से रेक्ट होम को इंक्लूड करा दिया ताकि दोबारा से फिर आप उसे यूज़ कर सकें। क्या काम बचा? मैपिंग बच गई। हमने एक्शन और रिजल्ट बना लिए। struts.xml में इन सब की मैपिंग करा देते हैं। सीधे सीधे एक्शन है सारे, सब डिफ़ॉल्ट इंटरसेप्टर का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं। यहाँ से हमने किस नाम से रिक्वेस्ट भेजी थी? क्रिएट नाम से। struts.xml का है, ये आ गया struts.xml। क्रिएट एक्शन का नाम था क्रिएट रेक्ट एक्शन, इससे हमें दिखाना था रेक्ट क्रिएटेड .jsp। एक एंट्री कंप्लीट हो गई। दूसरा था एरिया व्यू एरिया, इससे हमें दिखाना था एरिया .jsp। तीसरा था एग्जिट एक्शन का नाम था रेक्ट एग्जिट .jsp। इस बार हमारा होम पेज अलग था, रेक्ट होम .jsp, तो वो हमें अलग लिखना पड़ेगा। दो अलग अलग यूज़र के लिए दो अलग अलग ब्राउज़र स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि सेशन वास्तव में मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान के चलते हैं दो अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग सिस्टम पे होम पेज के लिए रिक्वेस्ट की, दोनों के पास होम पेज आ गया। इसने डायमेंशन बताए 5-6, यहाँ पर लेंथ ब्रेथ नहीं आई ना, यहाँ पर आया UR विजिटर नंबर, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया। इसका मतलब वहाँ पर रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। हमने बाद वाले JSP में से ही कर लिया, यहाँ नहीं किया। हमारा जो एक्शन है उसमें रेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके पास लेंथ एंड ब्रेथ है, तो यहाँ पर भी हमें वही लिखना पड़ेगा। करके दोबारा से स्टार्ट करें। इसमें अभी भी गड़बड़ है 6-7, ये देखते हैं क्या गड़बड़ है, पहले आगे देख लेते हैं। सही है, विजिटर नंबर में केवल गड़बड़ है। विजिटर नंबर वाली चीज़ को देखते हैं। यूज़र काउंट, हमारे एट्रीब्यूट का नाम है यूज़र काउंट, और ये हमने कॉन्टेक्स्ट में रखा हुआ है। कैसे आएगा ये बताओ? एप्लीकेशन हर जगह ही फिर ऐसे होगा। ये क्रिएटेड के बाद एरिया में भी, एग्जिट में तो होगा नहीं। UR विजिटर नंबर 2। अच्छा, ये गड़बड़ हो जाएगी। हमने लिखा हुआ UR विजिटर नंबर 2, अब जैसे विजिटर आएगा विजिटर बढ़ जाएगा, उसे 3 बताने लगेगा। फिर ये हमारे लॉजिक में थोड़ी सी गड़बड़ है। टोटल विजिटर काउंट ले देंगे, UR हटा देंगे उसमें से, फिर वो सही हो जाएगा। UR विजिटर नंबर 3, पहली बार ये सही है। अब व्यू एरिया में देखो, ये UR विजिटर नंबर 3 हो जाएगा, ये भी UR विजिटर नंबर 3 हो जाएगा। टोटल विजिटर काउंट है वो, नहीं अभी कर देते हैं, तो 1 मिनट का काम है। ठीक है जी, सेशन मेंटेन हो गया। कहाँ था वो? क्रिएटेड में सिर्फ विजिटर काउंट नोट कर सकते हैं। हो गया, केवल एरिया मेथड तक नोट कर लो, उसके आगे गेटर सेटर मेथड होंगे। जब रिक्वेस्ट जाती है तो एक्शन एक्सटेंशन के साथ जाती है। हम नॉर्मल HTML की टैग यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एक्शन नहीं लिखना चाहते तो फिर स्टर्ट्स की टैग यूज़ करिए, वो फिर अपने आप एक्शन एक्सटेंशन लगा देगा उसमें। हो गया, हो गया, हो गया।
हो गया? हो गया? ये करके देखिए। कल यहाँ से आगे बाकी बचे हुए करके उसकी बात करेंगे।